राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर ऑपरेशन सिंदूर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले उनके हालिया बयान को लेकर निशाना साधा। केंद्रीय और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई भीषण गोलाबारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 और 13 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के भारत निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण किए जाने का विरोध करते हुए संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। न्यायिक नियुक्तियों के एक महत्वपूर्ण दौरे में सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थायी और नए कार्यालय के लिए नामों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की गलती है। अगर उन्होंने विभाजन स्वीकार नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्व स्तरीय शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य से एक दार्शनिक दस्तावेज बताया और कहा कि यह विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए मराठा समुदाय से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 28 और 29 जुलाई को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी 2 भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए सेना को ऑपरेशन सिंदूर की अनुमति दी थी। भारतीय सेना ने सटीकता और अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही संयुक्त ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने फिर दिखाया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मैं आज पहलगाम में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ
पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया, वो घटना पर जो बहस हो रही है इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नुसंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतियोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं में नए उत्साह और उमंग का संचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस दंगल के माध्यम से परंपरागत पहलवानों को न सिर्फ मंच मिलता है, बल्कि विजेताओं को ट्रॉफी और सम्मान भी प्रदान किया जाता है। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीते 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में सभी कुश्ती प्रेमी युवा साथियों और प्रतिभागीगण, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है
कि नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाली ये परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए उत्साह और उमंग का कारण बन रही है। यहां पर इस प्रतियोगिता के साथ न केवल आने वाले पहलवानों को यहां पे परंपरागत रूप से इस दंगल के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उत्साही पहलवानों को जिन्होंने अपने कैरियर को इसके साथ जोड़ा है, उन्हें उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी के सम्मानजनक खिताब के माध्यम से उन्हें ट्रॉफी भी उपलब्ध करवाई जाती है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो, या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल और आज में जिन 300 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया है, उनमें सभी पहलवानों को यहां पर सम्मान करने का काम तो किया ही है, लेकिन आज यहां पर वीर अभिमन्यु में जो 55 किलो से 65 किलोग्राम भार के पहलवान थे, उनमें उप विजेता को यानी तो तृतीय स्थान प्राप्त किए ऐसे 2 खिलाड़ियों को 11,000 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार वीर अभिमन्यु बनने वाले पहलवान को 51,000 रुपए, गदा और प्रमाण पत्र दे करके यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कुमार में 66 किलोग्राम भार से 80 किलोग्राम भार के खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 21,000 रुपए और प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए, गदा और प्रमाण पत्र यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश केसरी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपए के 2 खिलाड़ियों को यह सम्मान और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 51,000 रुपए और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1,01,000 रुपए, गदा व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक व्यवस्था दी गई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पहलवानों को, सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को, उनके कोचेज को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में, एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ
कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहा है कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT दो भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? DID न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल, जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उद्यमियों से प्रदेश में स्टील उद्योग की संभावनाओं और अधोसंरचना को लेकर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के भारत को स्टील हब बनाने के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति और अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से स्टील और पावर जैसे कोर सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक हरित और सशक्त स्टील हब के रूप में उभरे। ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मंच में विराजमान आदरणीय श्री संजय जैन जी और हमारे देश के जाने माने उद्योगपतिगण और विदेशों से भी उद्योगपतिगण काफी संख्या में आए हैं। आप सभी का इस समिट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं CII के पदाधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज चर्चा के लिए ग्रीन स्टील और माइनिंग जैसे विषय को चुना है, जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्टील फ्रेम का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश को स्टील हब बनाना। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम को अपनाएंगे। एक जिम्मेदार देश के रूप में पेरिस प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्ष 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ग्रीन स्टील अपनाने से उद्योग जगत के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने अब इसकी पहल कर दी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आदि के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा भी है। फिलहाल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहाँ कुल उत्पादन का 15% है, जिसे वर्ष 2030 तक 45% तक लेकर जाने का लक्ष्य हमने रखा है। कुछ महीने पहले हमने एनर्जी समिट की, इसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जल विद्युत परियोजनाओं के हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सोलर एनर्जी का भी भरपूर उत्पादन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कर्क रेखा में हमारी स्थिति हमें सोलर एनर्जी के लिए भरपूर संभावनाएं पैदा करती है।
हम औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों को भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। बिजली पानी की सुविधा से युक्त एक बढ़िया परिसर उद्योग जगत के लिए उपलब्ध रहेगा। देश के सबसे ऊंचे चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ का स्टील लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। आइए हम सब संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्टील हब के रूप में तैयार करें, ताकि देश ही नहीं दुनिया के मेगा स्ट्रक्चर को भी छत्तीसगढ़ का स्टील मजबूती से प्रदान हो। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पुनः CII का आभार व्यक्त करते हुए और एक बार आप सभी का छत्तीसगढ़ की इस धरती में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देश में सरकारी स्कूलों की गिरती हालत पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की स्कूल व्यवस्था खंडहर में तब्दील हो रही है, जबकि सरकार शिक्षा पर बजट का महज 2.5% ही खर्च कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को नाकाम बताते हुए कहा कि इससे हालात और बिगड़ रहे हैं। आप नेता ने देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और उसमें बताया था कि हम देश में नई शिक्षा नीति के जरिए एजुकेशन को कहां से कहां ले गए हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है और दुनिया अपने बच्चों को कौन से युग के लिए तैयार कर रही है, इस पे मैं कुछ कहूँ उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपने झालावाड़ का वो दृश्य सबने देखा होगा। पर निश्चित रूप से ना नरेंद्र मोदी जी ने ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात का जिक्र किया होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद इस देश में झालावाड़ हो रहा है। और खाली झालावाड़ हो रहा होता तो हम मान लेते कि चलो कोई एक घटना है। झालावाड़ के बाद राजस्थान के अखबारों ने, पत्रकारों ने जब राजस्थान के स्कूलों की लिस्ट छापी कि देखिए यहाँ भी एक झालावाड़ होने को तैयार है, तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कह दिया हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। आज भारत की एजुकेशन एक खंडहर व्यवस्था बन चुकी है, वो भारत का भविष्य नहीं तय कर रही। आज अगर भारत सरकार के अपने यूडाइस के डेटा के हिसाब से देखें तो देश के केवल 4.8% स्कूल आज कंप्यूटर लैब युक्त हैं। वहाँ पे क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स वगैरह 4.8% स्कूल्स में उपलब्ध हैं। असर की रिपोर्ट आप सबके बीच में आती रहती है कि 29% बच्चे ही दूसरी कक्षा का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं या मैथ कर सकते हैं। कौन से देश की 5वीं नई एजुकेशन पॉलिसी के 5 साल का जश्न मना रहे हैं हम कि बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा था कि एजुकेशन पर देश की जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। आप जीडीपी का 6% छोड़िए, भारत सरकार अपने बजट का 2.5% भी खर्च नहीं करती है एजुकेशन पे हर साल। नई एजुकेशन पॉलिसी को जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके 5 साल में 2.5% से आगे नहीं बढ़ी भारत सरकार एजुकेशन पर खर्च करने की। दोनों के दोनों दलों ने पिछले 75-80 साल में देश को शिक्षा के नाम पे भी लूटा है और शिक्षा के नाम पे देश को धोखा दिया है। आपको याद होगा कि 2009 में भारत ने पीसा रैंकिंग होती है, वर्ल्ड में एजुकेशन की रैंकिंग होती है, पीसा रैंकिंग में हिस्सा लिया था और भारत 74th नंबर पे आया था। 74th नंबर पे जब भारत आया तो उसके बाद में कांग्रेस की भारत सरकार ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने दुनिया के सामने खड़े होने शुरू बंद कर दिया। बोले हमको किसी के सामने खड़ा ही नहीं होना। पीसा रैंकिंग की अपने आप को इम्प्रूव करते, अपने आप का स्टेटस सुधारते, स्कूल का सुधारते, पढ़ाई का स्टेटस सुधारते, वो तो दूर बंद कर दिया, पीसा रैंकिंग में ही शामिल होना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी भारत की एजुकेशन की दुर्दशा के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आज जापान 5वीं क्लास से अपने बच्चों को कोडिंग सिखाता है। दूर दराज के किसी गांव में भी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहां भी जापान के उस स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, एआई की लैब होगी और वहां 5वीं क्लास का बच्चा कोडिंग सीख रहा होगा। जापान में 6ठी क्लास का बच्चा ऐप बनाना सीख जाता है। जापान में 8वीं क्लास तक आते आते बच्चा रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर देता है। 11वीं 12वीं तक आते आते तो एडवांस लर्निंग और मशीन लर्निंग और इस पे पहुंच जाता है। कोरिया 6ठी क्लास से बच्चे रोबोटिक्स पढ़ने लगते हैं। 9वीं क्लास से बच्चे रोबोटिक्स क्लब्स सब बच्चों के लिए मैंडेटरी हो जाता है। सारे बच्चों के लिए एआई लैब्स कोरिया ने बना रखी हैं।
11वीं 12वीं के बच्चे तो बड़े बड़े टेक कंपनियों के साथ में, हर बच्चा किसी ना किसी बड़ी टेक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में अपना कोई ऐप, अपना कोई रोबोट बना रहा होता है। और हम 11वीं और 12वीं के गांव के स्कूलों में चले जाइए, वहां पे अगर कहीं आपको कंप्यूटर लगा हुआ दिख जाएगा, आप 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछ लीजिए, वहां उसको कंट्रोल V और कंट्रोल C की कमांड सिखा रहे होते हैं। पेंट कैसे किया जाता है, लाइनें कैसे खींची जाती हैं, हम 11वीं 12वीं के बच्चों को वो सिखा रहे हैं। कोरिया के बच्चे 11वीं और 12वीं में आते आते कोरिया का हर एक बच्चा सीख रहा है कि दुनिया की सबसे टॉप AI कंपनी के साथ मिलके ट्रैफिक के सॉल्यूशन, हेल्थ के सॉल्यूशन, मेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे। और हमारे बच्चे 11वीं और 12वीं के अगर कहीं सीख भी रहे हैं, कंप्यूटर उनके सामने भी रखा है, तो कंट्रोल V और कंट्रोल C सीख रहे हैं। चीन सारे दुनिया के मार्केट में उसका सामान है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं चीन के लोग कितने मेहनती, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। हाई स्कूल में AI 2018 में चाइना ने अपने पाठ्यक्रम का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया था। हम तो बात ही नहीं कर रहे। ये 5 साल है ना नई एजुकेशन पॉलिसी के, इसलिए मैं समझता हूँ आज ये बहुत महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी की मीटिंग थी, सारी चीजों को रिव्यू करने को लेके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटिमा में करोड़ों रुपए की लागत से बने PM श्री केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले खटिमा में केंद्रीय विद्यालय स्थापना का जो सपना देखा गया था वह आज साकार हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक और आधुनिक शिक्षा मिल रही है और उत्तराखंड में शिक्षा के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हमारे खटिमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे खटिमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के लिए मैं सभी खटिमा वासियों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, जिनका देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर स्थानांतरण होता रहता है, जिनकी पोस्टिंग कभी एक स्थान पर नहीं होती है। यदि मेरे छात्र जीवन के दौरान भी खटिमा में केंद्रीय विद्यालय होता तो शायद मैं भी किसी विद्यालय का छात्र होता और मुझे शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और इसलिए विधायक रहते हुए मैंने खटिमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु हर संभव प्रयास किए। अनेक बार ये प्रयास बाहर जैसे लगते थे और मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूँ कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैंने तब से प्रयास किया। तो बहुत बार मुझे लोग मजाक में कहते थे कि यहाँ खटिमा में केंद्रीय विद्यालय कैसे खुल सकता है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो आज से लगभग 11 वर्ष पहले देखा गया, 12 वर्ष पहले देखा गया, वो सपना आज साकार हो गया। ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हमारे बच्चों की बनाने का काम करेगा और सच में अब खटिमा में एक शिक्षा का हब बन रहा है। यहाँ पर एकलव्य विद्यालय भी हमारा खुल गया और उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ एक एडिशन वो करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य शिक्षा के साथ साथ आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम